आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में स्वागत है। हम 2026 के मध्य में हैं और जो लोग भी तकनीकी और साइबर सुरक्षा की दुनिया पर नज़र रखते हैं वो जानते हैं कि वो बुनियादी ईमेल स्कैम और वो जो पुराने प्रिंस वाले स्पैम संदेश आते थे उनका दौर अब बहुत पीछे छूट चुका है। बिल्कुल, वे तो अब लगभग इतिहास बन चुके हैं। हाँ, और आज हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं जैसे फोर्टिनेट, एवरब्रिज, सिक्वोया, कैनेडियन बैंकर्स एसोसिएशन और सोसेफ जैसी व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस से जुड़ी कंपनियों का डेटा वो एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। और वो तस्वीर सिर्फ कोड या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली। आज का हमारा मिशन इसी बात की गहराई से पड़ताल करना है कि 2026 में साइबर सुरक्षा केवल सॉफ्टवेयर के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। अब निशाने पर कोई सर्वर नहीं है बल्कि सीधे तौर पर मानव मनोविज्ञान है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे एआई, आधुनिक फिशिंग और इंसानी दिमाग की खामियां मिलकर आज का सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन गई हैं। विस्तृत स्रोतों, खासकर साइबरबिट और सोसेफ की रिपोर्ट्स का विश्लेषण करें तो जो पैटर्न उभर कर आता है वो तकनीकी कमियों का नहीं है, मतलब वो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव कमजोरियों का है। सिस्टम हैक नहीं हो रहे, लोग हैक हो रहे हैं। लोग हैक हो रहे हैं, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन यही सच्चाई है। फायरवॉल या इंक्रिप्शन कितने भी मजबूत क्यों ना हो, हैकर्स ने ये समझ लिया है कि तकनीकी दीवारों से अपना सिर टकराने के बजाय उन दीवारों के अंदर बैठे इंसान से ही दरवाजा खुलवा लेना कहीं ज्यादा आसान है। और यहीं पर सोशल इंजीनियरिंग की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वैसे ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन 2026 में इसके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। मैंने पढ़ा था कि साइबरबिट की रिपोर्ट में एक सफल सोशल इंजीनियरिंग हमले को 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। हाँ, वो 4 चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इन चारों चरणों में से किसी में भी पारंपरिक कोडिंग या हैकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मतलब कोई भी बिना टेक्निकल बैकग्राउंड के इसे कर सकता है? एक हद तक हाँ। पहला चरण है जासूसी, जी। जिसे हम तकनीकी भाषा में रिकॉनेसेंस कहते हैं। हाँ। इसमें हमलावर महीनों तक अपने शिकार का अध्ययन कर सकता है। वे लिंक्डइन पर देखते हैं कि कंपनी में नया कौन आया है, सोशल मीडिया पर उनके शौक क्या हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस डिजिटल युग में भी डंपस्टर डाइविंग यानी कचरे के डिब्बे से जानकारी निकालना अभी भी एक बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही कहा। लोग सोचते हैं कि सब कुछ क्लाउड पर है, सुरक्षित है, लेकिन किसी दफ्तर के बाहर फेंके गए कचरे में पुरानी मीटिंग के प्रिंटआउट्स, वेंडर के बिल या शिपिंग लेबल मिल जाते हैं, जो किसी भी हैकर के लिए एक बहुत ही ठोस आधार तैयार कर देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें लगता है कि हमारी डिजिटल सुरक्षा पुख्ता है, लेकिन भौतिक दुनिया में छोड़े गए ये सुराग हैकर्स को दूसरे चरण के लिए कच्चा माल दे देते हैं। हाँ, और वो दूसरा चरण है संपर्क या एंगेजमेंट। अब जब वे उस शिपिंग लेबल या वेंडर के नाम का इस्तेमाल करके फोन करते हैं तो किसी को शक ही नहीं होता। संपर्क के इस चरण में उनका एकमात्र उद्देश्य होता है विश्वास बनाना। और एक बार विश्वास बन गया तो फिर रक्षात्मक तंत्र तो वैसे ही शांत हो जाता है। एग्जैक्टली। जब वे प्रामाणिक जानकारी के साथ आते हैं तो इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है। इसके बाद तीसरा चरण आता है शोषण या एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ वे उस जीते हुए भरोसे का फायदा उठाकर कोई कार्रवाई करवाते हैं। कार्रवाई मतलब जैसे कोई पासवर्ड मांगना या कुछ और? हाँ, ये पासवर्ड मांगना हो सकता है या किसी फर्जी पोर्टल पर लॉगिन करवाना हो सकता है। बिना किसी हैकिंग स्किल के बस इंसान को बरगलाकर डेटा हासिल कर लिया जाता है। और फिर आता है सबसे चालाक कदम, चौथा चरण, समाप्ति या क्लोजर। सच बताऊं तो ये समाप्ति वाला चरण मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि अगर शिकार को पता ही नहीं चला कि वो ठगा गया है तो कभी अपना पासवर्ड भी नहीं बदलेगा। यही तो इसका मुख्य उद्देश्य है। एक पेशेवर हैकर जब अपना काम निकाल लेता है तो वो अचानक फोन नहीं काटता या ईमेल बंद नहीं करता। वो बातचीत को एक स्वाभाविक निष्कर्ष पर ले जाता है। वो कहेगा, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो गया है, आपका दिन शुभ हो। उफ। और शिकार को हफ्तों या महीनों तक भनक भी नहीं लगती कि सिस्टम में कोई घुसपैठिया बैठ ठुका है। बिल्कुल। अच्छा, इसी शोषण वाले चरण के बारे में कैनेडियन बैंकर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट कुछ बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स का जिक्र करती है। उन्होंने बताया है कि ऐसे हमलों को 3 तरीकों से पहचाना जा सकता है। हाँ, वो 3 तरीके बहुत स्पष्ट हैं। पहला है डर का माहौल बनाना, जैसे ये कहना कि खाते से तुरंत पैसे कटने वाले हैं। दूसरा है बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाना
और तीसरा है कोई ऐसा ऑफर देना जिसे ठुकराना मुश्किल हो। और अगर हम इसे व्यवहार विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये तीनों ट्रिगर्स सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर वार करते हैं जो तार्किक सोच के लिए नहीं बल्कि फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब जब हम दबाव में होते हैं तो हम तर्क नहीं लगाते। बिल्कुल, जब दिमाग दबाव में होता है तो वो शॉर्टकट तलाशता है। हैकर्स इसी न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट का सीधा फायदा उठाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक खेल इतना गहरा है कि इसने 2026 में फिशिंग के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। फोर्टिनेट और जीसीएस टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट में फिशिंग के जो नए प्रकार बताए गए हैं वो दिखाते हैं कि कैसे हर संचार माध्यम को हथियार बना लिया गया है। हाँ, अब फिशिंग सिर्फ वो अजीब सी स्पेलिंग वाले ईमेल तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे विशिंग या वॉइस फिशिंग को ही ले लीजिए। अब ये केवल कॉल सेंटर वाले लहजे तक सीमित नहीं है, इसमें एआई वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल हो रहा है और स्मिशिंग के जरिए एसएमएस से हमले हो रहे हैं। इसके साथ एक और नया खतरा जुड़ता है, खुशिंग फिशिंग। हाँ, क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल। अब हैकर्स डिजिटल दायरे से बाहर निकलकर भौतिक दुनिया में आ गए हैं। वे किसी कॉफी शॉप के मेन्यू पर या ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर एक असली दिखने वाला नकली क्यूआर कोड चिपका देते हैं। और लोग बिना सोचे समझे अपने फोन से उसे स्कैन कर लेते हैं। बिल्कुल, और सीधे एक दुर्भावनापूर्ण साइट पर पहुंच जाते हैं। मजे की बात यह है कि कोई भी डिजिटल फिल्टर या फायरवॉल इस तरह के भौतिक हमले को नहीं रोक सकता। ये सच में डरावना है। मैंने उस रिपोर्ट में एंगलर फिशिंग के बारे में भी पढ़ा। ये तरीका सीधा हमारी उस आदत पर चोट करता है जहां हम किसी सेवा से असंतुष्ट होने पर तुरंत सोशल मीडिया पर जाकर शिकायत करते हैं। हाँ, और हैकर्स वहीं बैठे इंतजार कर रहे होते ये हैं। उस कंपनी का फर्जी कस्टमर सपोर्ट बनकर तुरंत रिप्लाई करते हैं और मदद के बहाने सारी जानकारी निकाल लेते हैं। और अगर बात करें वेलिंग या स्पीयर फिशिंग की, तो अब आम कर्मचारियों के बजाय सीधे उन अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सेस होते हैं, जैसे सीईओ। अगर हम जीसीएस टेक्नोलॉजीज के रिपोर्ट में दिए गए वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर गौर करें तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि ये तरीके कितने कारगर हैं। इलिनॉइस की एक सरकारी एजेंसी का मामला ही ले लीजिए। वो बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज वाला मामला। हाँ, वहाँ बीईसी के जरिए $6.85 मिलियन का चूना लगा। और आपको पता है इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? क्या? इसमें कोई मालवेयर या खतरनाक लिंक नहीं भेजा गया था। हैकर्स ने सिर्फ वित्तीय विभाग के किसी अधिकारी का ईमेल एक्सेस किया, महीनों तक उनके बातचीत का तरीका और लहजा सीखा, और फिर सही समय पर वेंडर्स के भुगतान के लिए बैंक खाते की जानकारी बदलने का एक सामान्य सा ईमेल भेज दिया। और किसी ने उस पर 2 बार सोचा तक नहीं, क्योंकि ईमेल तो अंदर से ही आया था, उसी परिचित लहजे में। बिल्कुल, यही वेलिंग का असली खतरा है। यूसीएलए के कर्मचारियों का मामला भी कुछ ऐसा ही था। बदलवाने की कोशिश की। सोचिए अगर ये सफल हो जाता तो पेरोल का सारा पैसा सीधे हैकर्स के खातों में चला जाता। लेकिन इन सब में जो सबसे जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से चतुर हमला था वो रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी के मामले में दिखा। वहां हैकर्स ने एक फर्जी रिक्रूटर बनके कंपनी के सीएफओ स्तर के अधिकारियों से संपर्क किया। और उन्होंने कोई सीधा लिंक नहीं भेजा था, है ना? सही कहा। उन्होंने एक जिप फाइल भेजी और उसके साथ एक कैप्चा लगा दिया। कैप्चा? वो जो हम आई एम नॉट अ रोबोट साबित करने के लिए सॉल्व करते हैं? बिल्कुल वही। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कैप्चा का मूल उद्देश्य ही इंसानों को बॉट से अलग करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो जब एक इंसान कैप्चा सॉल्व करता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये प्रक्रिया सुरक्षित और प्रमाणित है। एग्जैक्टली। इस सुरक्षा के भ्रम के कारण उन बड़े अधिकारियों ने बिना किसी झिझक के उस फाइल को खोला और उस फाइल के अंदर नेटबर्ड नाम का एक रिमोट एक्सेस टूल छिपा था। इस बस एक कदम से हैकर्स को पूरे सिस्टम का नियंत्रण मिल गया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बचाव के हमारे जो पुराने तरीके थे वे अब काम नहीं आ रहे हैं। और यहीं से हम एवरब्रिज और सिकोया की उन रिपोर्ट्स की तरफ मुड़ते हैं जो शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे डरावना हिस्सा है। एआई और एडवर्सरी इन द मिडल हमले, जिन्हें AITM भी कहते हैं। हाँ, एवरब्रिज की रिपोर्ट में रैनसमवेयर 5.0 का जो जिक्र है वो साइबर सुरक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैंने पढ़ा कि ये पूरे तरह से स्वायत्त, ये ऑटोनॉमस है। बिल्कुल, इसका स्वायत्त होना ही सबसे बड़ी समस्या है। इसका मतलब है कि एआई अब किसी हैकर के आदेश का इंतजार नहीं करता है। वो खुद नेटवर्क को स्कैन करता है, कमजोरियां खोजता है, खुद तय करता है कि किस डेटा की सबसे ज्यादा अहमियत है और फिर खुद ही एन्क्रिप्शन और फिरौती की प्रक्रिया शुरू कर देता है। दुस्वप्न है, क्योंकि एआई की गति तो इंसानी प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा तेज होती है। एकदम सही। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है सेकोया के रिपोर्ट में बताया गया ATTM हमला,
सालों से हमें ये सिखाया गया है कि अगर हमने अपने खातों पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA लगा रखा है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हाँ, धारणा तो यही थी कि कोई पासवर्ड चुरा भी ले तो उसे हमारे फोन पर आने वाले OTP की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन ये एडवर्सरी इन द मिडल हमले इस पूरी धारणा को ही खत्म कर देते हैं। इसे समझने के लिए हमें प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच के अंतर को समझना होगा। MFA प्रमाणीकरण का हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी बेहद सुरक्षित VIP क्लब में जा रहे हैं। दरवाजे पर गार्ड आपका ID चेक करता है और आपके चेहरे का मिलान करता है। ये आपका MFA है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। उसके बाद वो गार्ड आपके हाथ पर एक रिस्ट बैंड या कलाईबंद बांध देता है। अब अंदर जितने भी बाउंसर्स हैं वे बार बार आपका ID नहीं मांगते, वे बस वो रिस्ट बैंड देखते हैं और आपको घूमने की इजाजत देते हैं। इंटरनेट की दुनिया में ये रिस्ट बैंड आपकी सेशन कुकी है। ओह, तो हैकर्स उस ID कार्ड या चेहरे की नकल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, वे सीधा वो रिस्ट बैंड चुरा रहे हैं। बिल्कुल सटीक। ATM हमलों में हैकर एक फर्जी लॉगिन पेज बनाता है जो बिल्कुल असली पेज जैसा दिखता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का पेज। जब उपयोगकर्ता वहां अपना पासवर्ड और MFA कोड डालता है तो हैकर का सर्वर उसे असली वेबसाइट पर पास कर देता है। और वेबसाइट समझती है कि असली उपयोगकर्ता लॉगिन कर रहा है। हाँ, और वो एक सेशन कुकी जनरेट कर देती है। हैकर बीच में बैठकर उस कुकी को चुरा लेता है और अपने ब्राउजर में डाल लेता है। अब हैकर को किसी पासवर्ड या MFA की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम उसे एक प्रमाणित उपयोगकर्ता मानकर सारा एक्सेस दे देता है। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि मुझे लगता है इसके लिए तो बाहरी विशेषज्ञता की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन डरावनी बात यह है कि अब इसके लिए किसी हैकर को कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। वही तो, फिशिंग एज अ सर्विस या PAS ने इसे एक आम व्यापार बना दिया है। रिपोर्ट में टाइकून 2FA जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है जो एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह काम करते हैं। ये साइबर अपराध का लोकतंत्रीकरण है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई तकनीकी कौशल नहीं है वो डार्क वेब पर जाकर $100 से $1000 महीने की फीस देकर टाइकून 2FA का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। उसे एक पूरा डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। हैकिंग के लिए कस्टमर सपोर्ट, ये सच में अजीब है। बिल्कुल, और उन्हें ऐसे टूल्स मिलते हैं जो सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए QR कोड से भी आगे बढ़ चुके हैं। अब हैकर्स ईमेल में HTML या SVG फाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो आम एंटीवायरस स्कैनर होते हैं वे अक्सर इन फाइलों के अंदर छिपे दुर्भावनापूर्ण कोड को पढ़ ही नहीं पाते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमले इतने परिष्कृत हो गए हैं, टूलकिट इतनी आसानी से उपलब्ध है, तो फिर जो करोड़ों रुपए कंपनियां अपने कर्मचारियों को सुरक्षा की ट्रेनिंग देने में खर्च कर रही हैं, उसका क्या फायदा हो रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। सोसेफ की रिपोर्ट में एक केस स्टडी दी गई है जो इस सवाल का बहुत ही मानवीय जवाब देती है। ये अन्ना मुल्लर नाम के एक कर्मचारी की कहानी है। अन्ना की कहानी तो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ये दिखाती है कि सिद्धांत और असल जिंदगी की वास्तविकता में कितना बड़ा अंतर होता है। बिल्कुल, अन्ना कोई नई या अनुभवहीन कर्मचारी नहीं थी। उसे कंपनी की ओर से साइबर सुरक्षा की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई थी। वो फिशिंग के लक्षणों को पहचानना जानती थी। तो फिर उसने गलती कैसे की? क्योंकि जब हैकर्स ने उसे निशाना बनाया तो उन्होंने तकनीक का नहीं बल्कि सही समय और उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाया। अन्ना अपने नए घर के मॉर्गेज या होम लोन को लेकर भारी मानसिक तनाव से गुजर रही थी। तभी उसे उसकी सैलरी या लोन से जुड़ा एक ऐसा ईमेल दिखा जो बिल्कुल असली लग रहा था। और उस एक पल के भारी संज्ञानात्मक दबाव में उसने ट्रेनिंग की सारी बातें भुला दी। हाँ, और उसने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि जब इंसान तनाव, थकान या बहुत ज्यादा भावनाओं के प्रभाव में होता है तो उसका तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है। वेराइजन के डाटा उल्लंघनों के आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। उस 60% वाला आंकड़ा? हाँ, 60% डेटा चोरी और सुरक्षा उल्लंघनों के पीछे सीधे तौर पर मानवीय गलतियों का हाथ होता है। ये साबित करता है कि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसे एक बार प्रोग्राम कर दिया जाए और वो हमेशा सही काम करे। और यही कारण है कि जो पारंपरिक ट्रेनिंग के मॉडल हैं वे बुरी तरह फेल हो रहे हैं। BSG ब्लॉग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वे तो किसी भी IT विभाग के लिए आंखें खोलने वाले होने चाहिए। वे क्या कहते हैं? वे बताते हैं कि साल में सिर्फ एक बार होने वाली अनुपालन आधारित साइबर ट्रेनिंग पूरी तरह से बेकार है। उनके डेटा के अनुसार 50% से अधिक कर्मचारी 10 सेकंड के भीतर ही उस ट्रेनिंग का पेज बंद कर देते हैं या उसे म्यूट करके बैकग्राउंड में चला देते हैं।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समस्या ट्रेनिंग के प्रारूप में ही है। जब आप किसी को एक उबाऊ प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिसका उसके उस समय के काम से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जानकारी दिमाग में टिकती ही नहीं है। सही बात है। और 8 महीने बाद जब असल में कोई फिशिंग ईमेल आता है तो उस कर्मचारी को वो बोरिंग प्रेजेंटेशन थोड़ी याद रहेगी। बिल्कुल नहीं। तो जब तकनीक इतनी चालाक है और इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से इतने कमजोर हैं, तो समाधान क्या है? हम इस गहरी खाई को कैसे पाट सकते हैं? स्रोतों के अनुसार इसका समाधान 2 मोर्चों पर किया जाना चाहिए। एक तकनीकी स्तर पर जीरो ट्रस्ट के माध्यम से और दूसरा मानवीय स्तर पर व्यवहार विज्ञान के सही इस्तेमाल से। तकनीकी मोर्चे पर माइमकास्ट की रिपोर्ट एक बहुत ही ठोस जीरो ट्रस्ट ईमेल सुरक्षा ढांचे की बात करती है। जीरो ट्रस्ट का बुनियादी सिद्धांत ही यही है, कभी भरोसा मत करो, हमेशा प्रमाणित करो। हाँ, ये मानकर चलना कि नेटवर्क के अंदर आने वाला हर ईमेल, चाहे वो बॉस के नाम से ही क्यों ना हो, संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है। और इसे ईमेल के स्तर पर लागू करने के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होते हैं: SPF, DKIM और DMARC। ये नाम सुनने में बहुत तकनीकी लगते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका बहुत ही तार्किक है। क्या हम इन तीनों को किसी सरल उदाहरण से समझ सकते हैं ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये फिशिंग को कैसे रोकते हैं? जरूर। मान लीजिए कि आपका इनबॉक्स एक बहुत ही VIP और सुरक्षित पार्टी है। जब कोई ईमेल उस पार्टी में आना चाहता है तो उसे कुछ सुरक्षा जांचों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आता है SPF। ये क्या करता है? ये बाउंसर के हाथ में मौजूद गेस्ट लिस्ट की तरह है। ये चेक करता है कि जो सर्वर ईमेल भेज रहा है, क्या उसे उस डोमेन, जैसे कि आपकी कंपनी के नाम का उपयोग करने की अनुमति है या नहीं। अच्छा, और फिर DKIM, मैंने पढ़ा था कि ये उस पुराने जमाने की मोम की सील की तरह काम करता है जो शाही चिट्ठियों पर लगाई जाती थी। एकदम सटीक तुलना है। ये एक डिजिटल सिग्नेचर है जो ये सुनिश्चित करता है कि रास्ते में किसी ने भी उस ईमेल के कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और अंत में डीमार्क आता है। हाँ, डीमार्क उन बाउंसरों के लिए जारी किया गया एक सख्त दिशा निर्देश या पॉलिसी है। अगर कोई ईमेल SPF की गेस्ट लिस्ट में नहीं है या उसकी DKIM सील टूटी हुई है, तो डीमार्क तय करता है कि उस ईमेल के साथ क्या करना है। क्या उसे स्पैम फोल्डर में डालना है या उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देना है ताकि वो कर्मचारी के इनबॉक्स तक पहुंचे ही नहीं। तो जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो डोमेन स्पूफिंग या फर्जी ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल सही। ये तकनीकी दीवार बहुत जरूरी है, लेकिन जैसा कि हमने अन्ना मुल्लर की कहानी में देखा, अंत में क्लिक तो इंसान ही करता है। इसलिए तकनीकी समाधानों के साथ साथ मानवीय समाधानों का होना भी उतना ही आवश्यक है। और यहीं पर सोसेफ की रिपोर्ट व्यवहार विज्ञान का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान पेश करती है: पॉइंट ऑफ एरर ट्रेनिंग। हाँ, ये प्रशिक्षण का एक पूरी तरह से नया नजरिया है। बजाय इसके कि साल में एक बार सबको एक कमरे में बिठाकर बोर किया जाए, ये ट्रेनिंग तब दी जाती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एग्जैक्टली। जब कोई कर्मचारी किसी सिमुलेटेड या नकली फिशिंग लिंक पर क्लिक करने की गलती करता है, तो उसे डराने या चेतावनी देने के बजाय उसी क्षण उसकी स्क्रीन पर एक छोटी सी इंटरैक्टिव जानकारी आती है। यानी ठीक उसी समय उसे बताया जाता है कि देखिए, इस ईमेल में जल्दबाजी दिखाई गई थी या सेंडर का पता थोड़ा सा अलग था। हाँ, रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि जब कर्मचारी को अपनी गलती के ठीक बाद उसी पल सुधारा जाता है, तो भविष्य में उसके द्वारा दोबारा वही गलती करने का जोखिम 40% तक कम हो जाता है। ये शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत है ना। दिमाग उस जानकारी को ज्यादा गहराई से याद रखता है जो किसी घटना या गलती से सीधे जुड़ी होती है। बिल्कुल। इसके अलावा ब्राइट साइड AI की रिपोर्ट एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी मानवीय समाधान पर जोर देती है: आउट ऑफ बैंड वेरिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि संचार के उस माध्यम पर कभी भरोसा न करें जिस पर आपको कोई संदिग्ध या बहुत अर्जेंट निर्देश मिला है। ये एक बुनियादी लेकिन शक्तिशाली आदत है। अगर ईमेल पर कंपनी के CFO का संदेश आता है कि तुरंत $1 लाख वायर ट्रांसफर करने हैं, तो उस ईमेल का रिप्लाई करके पुष्टि मत कीजिए। सही कहा, बस फोन उठाइए और उस व्यक्ति को कॉल कीजिए या आंतरिक चैट सिस्टम पर मैसेज कर लीजिए। हाँ, क्योंकि हैकर्स किसी एक सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय में आपके फोन, वीडियो कॉल और ईमेल तीनों को नियंत्रित करना उनके लिए लगभग असंभव है। ये सच में एक बहुत ही अहम बिंदु है। तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, थोड़ी सी इंसानी सूझबूझ और थोड़ा सा संदेह आज भी हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये स्पष्ट है कि 2026 में साइबर सुरक्षा सिर्फ IT विभाग की जिम्मेदारी नहीं रह गई है। ये एक सतत मनोवैज्ञानिक लड़ाई है।
हैकर्स लगातार हमारे डर, हमारे लालच और हमारी मदद करने की मानवीय प्रवृत्ति को अपना हथियार बना रहे हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि तकनीकी प्रणालियों पर अंधा भरोसा करना खतरनाक है। हर वो लिंक जो समय सीमा का दबाव बनाता है, हर वो क्यूआर कोड जो किसी लॉटरी का वादा करता है, और हर वो अचानक आया ईमेल जो आपको किसी समस्या में पड़ने का डर दिखाता है, वो दरअसल एक सोशल इंजीनियरिंग का जाल हो सकता है। और जब सुनने वालों को ये समझ आता है कि हैकर्स उनके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं, तो वो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना और सोचना सीख जाते हैं। बिल्कुल। यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी था। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले, इन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक विचार लगातार घूम रहा है, जो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एआई अब व्यावसायिक दुनिया में बॉस या सहयोगियों की आवाज और काम करने के तरीके की बिल्कुल सटीक नकल कर सकता है। लेकिन अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं, आज एआई किसी की भी आवाज का क्लोन बना सकता है। तो अगर ये तकनीक इतनी सुलभ हो गई है कि वो हमारे सबसे करीबी लोगों, हमारे परिवार वालों की आवाज, उनके लहजे और यहाँ तक कि वीडियो की भी बिल्कुल सटीक नकल कर सकती है, और हमारे सभी डिजिटल सुरक्षा घेरे एक एक करके टूट रहे हैं, तो क्या वो दिन दूर है जब हमें अपने दफ्तर के बाहर अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ डिजिटल बातचीत की पुष्टि करने के लिए असली दुनिया का कोई गुप्त सेफ वर्ड या पासवर्ड रखना पड़ेगा? ये सोचना कि फोन के उस पार मौजूद व्यक्ति सच में आपका अपना है या कोई एआई मॉडल, एक ऐसा भविष्य है जो शायद अब दूर नहीं है। ये निश्चित रूप से विचार करने योग्य एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला विषय है, जो साइबर सुरक्षा को सिर्फ ऑफिस के लैपटॉप से निकालकर हमारे घरों के अंदर तक ले आता है। इस डरावने लेकिन बेहद जरूरी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डिजिटल दुनिया में जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हर अप्रत्याशित चीज पर सवाल उठाना न भूलें।